हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं यहां कर दूं। बच्चों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर। पहली चीज बेटा, एक बार हम लोग ऑलरेडी पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म करके चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। जी हां, 2026 चल रही है ये। इससे पहले हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस को अपलोड कर दिया है। यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां पर उन लेक्चर्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो यानी कि जो हमारे पास ओल्ड लेक्चर है आपको, वो आपको चैनल के होम पर मिल जाएंगे। चैनल पे क्लिक करोगे, वहां पे होम दिखाई देगा आपको। होम पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, होम शॉर्ट्स वीडियो दिखाई पड़ता है। तो होम में जाओगे तो पूरे फोल्डर्स बने हुए हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, सारे फोल्डर बने हुए हैं। वहां से आप बाकायदा पूरी स्टडी कर सकते हैं, जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में करना चाहते हैं। ठीक है, जो बच्चे ऐप पर हैं उनके लिए भी ये ओल्ड लेक्चर्स ऐप पे भी अवेलेबल है। यूट्यूब पे बार-बार नहीं जाना है, कोई बात नहीं, ठीक है, और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं ये जो नए लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। नए लेक्चर की वजह से कुछ बच्चों में कंफ्यूजन है कि अभी जस्ट लेक्चर्स को अपलोड करना स्टार्ट किया, इससे पहले लेक्चर्स नहीं थे। तो लेक्चर्स ऑलरेडी एक बार थे। अब न्यू लेक्चर्स का मतलब हर एक चीज एडवांस, ठीक है। अब तो एआई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो हर चीज यहां पर एडवांस कर दी है, इनहैंस कर दी है। पुराने लेक्चर का मतलब ये नहीं कि वो बेकार हो गए, वो भी उतने ही इफेक्टिव है। बट जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, यहां पर हिंदी भी साथ में हम लोग कवर करके चल रहे हैं। वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, सटीकनेस है, और थोड़ा सा और प्रिसाइज लेके चल रहे हैं। ओल्ड लेक्चर्स, जो कुछ लेक्चर्स बहुत ज्यादा डिटेल में है, अगर पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना है तो नए लेक्चर्स को हम काफी प्रिसाइज में लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो पिछले 4-5 सालों में पेपर्स है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कहते हैं कंटेंट को सेट किया है कि बहुत ज्यादा डाइवर्ट ना हो। लेकिन अब आपका एग्जिट एग्जाम है, तो दोनों ही जो लेक्चर्स है आपके लिए क्या है, ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर चीजें आपको साथ में हिंदी और थोड़ी सी इनहेंस तो होती है। हर चीज जो भी नए वर्जन के साथ आती है थोड़ी अच्छी होती है। बट जो पढ़ाई के बारे में बात करें, मोबाइल के केस में ऐसा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, कि पुरानी चीज बेकार होती है। बट पढ़ाई के मामले में पुरानी चीज बेकार नहीं होती। ओल्ड लेक्चर्स गोल्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर स्पेशली खास चीज क्या है, चीजें इनहैंस है, साथ में आपको हिंदी मिल रही है। हिंदी वाले बच्चों की शिकायत थी पिछले कई सालों से कि सर हिंदी में भी नोट्स और लेक्चर्स को अवेलेबल करवाइए। ठीक है, तो नोट्स और लेक्चर आपके हिंदी में अवेलेबल रहेंगे। केवल यहां पर थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि जो लाइव क्लासेस ले रहा हूं ऐप पर मैं, ठीक है ना, वही लाइव क्लासेस को अभी मैं अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, अलग से रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं है। और एक चीज जो यहां पे थोड़ा सा आपको कुछ बच्चों के लिए ओके है, कुछ बच्चों को थोड़ा सा करते सर दिक्कत आती है। नोट्स बेटा आपको सिर्फ ऐप पे मिलेंगे, यूट्यूब पे नहीं डाल रहे हैं, डायरेक्ट ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ऐप पे जाएंगे, सब्जेक्ट में जाएंगे, सब्जेक्ट में जाकर के चैप्टर खोलेंगे, वो लेक्चर खोलेंगे, वहां पर नोट्स का लिंक, नोट्स जो है पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो वहीं पर ही मिलेगी, यूट्यूब पे इस बार नहीं है, हिंदी इंग्लिश वाली। ठीक है, और क्या कहते हैं, ऐप के अंदर वैसे भी आपको सारी चीजें, जिन बच्चों ने ऐप लिया हुआ है वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन, इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, जो कि अब आपका कंपलसरी होने वाला है, या मान के चलो कि हो गया है। तो आप लोग ढिलाई ना करें। जो इस साल बच्चे हैं डी फार्म के अंदर, खास करके फर्स्ट ईयर वाले, ठीक है, सेकेंड ईयर वालों पे कुछ हद तक तलवार लटकी है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल होता क्या है, जिस साल से एक्ट लागू होता है उसी साल से बच्चों पे भी वो सारी चीजें लागू हो जाती हैं। लेकिन इस साल जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनके ऊपर थोड़ी सी तलवार ज्यादा लटकी है। ठीक है, 1-2 महीने के अंदर वो भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लेकिन फिलहाल मैं तब भी कहूंगा आप लोग अभी से एग्जिट एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। उसके 2 फायदे हैं, आगे जाके आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्जाम की तैयारी में भी क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है, हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हैं 2028, यानी कि इस साल जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनकी प्रिपरेशन हम लोग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए साथ के साथ लेके चलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाद बाकी कोर्स का प्राइस कभी हमारा चेंज नहीं हुआ है, वो 1100 रुपए ही है। साथ साथ में आपकी इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर। ठीक है, 550 की 2 इंस्टॉलमेंट में आप इसको ले सकते हैं। बाद बाकी आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें जाइए क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। बेसिकली एमसीक्यू, पीवाईक्यू, नोट्स, हिंदी, इंग्लिश, सब चीज वहां पे काफी डिटेल में है। एमसीक्यू टेस्ट वगैरह अवेलेबल है, वो सब जाके आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट का मैंने फ्री किया हुआ है कंटेंट, वहां पे जाके आप उसको चेक कीजिए।
ठीक है, ये कुछ बातें बतानी थी कि चीजें नई नहीं है, चीजें काफी पुरानी चल रही है, चीजों को अब कुछ नए सिरे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें आज का लेक्चर, आ जाइए। उम्मीद है स्टार्टिंग के 3 चैप्टर एचएपी के पढ़ लिए होंगे आप लोगों ने। इसके आज पीवाईक्यू देखते हैं, जो अब तक लास्ट 5 इयर्स में हम लोग कह सकते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। आप लोगों को एक चीज बता दूं मैं कि इसका ओके देखो, ठीक है, एक चीज मैं बताता हूं। देखो यहां पर आप लोगों को एक चीज मिलेगी पीवाईक्यू के अंदर, इस तरह से लिखा हुआ पीवाईक्यू 4, ठीक है, पीवाईक्यू 3 क्वेश्चन नंबर 1। ये चीज आप लोग कैसे समझेंगे, जब आप लोग अपना ऐप खोलते हैं कंटेंट के अंदर, जहां पे सारा कंटेंट है, वहीं पर आपको एक फोल्डर मिलेगा, है ना। सबसे ऊपर सिलेबस वगैरह है, फिर न्यू कंटेंट है, देन ओल्ड कंटेंट, देन नीचे आएगा आपको एक पीवाईक्यू करके। तो पीवाईक्यू के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पर, ठीक है, पीवाईक्यू 1, 2, 3, ठीक है, इस तरीके से आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे। ये उसी की सीक्वेंसिंग है। ठीक है, ये पीवाईक्यू 4 का क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू 1 का, पीवाईक्यू 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 दो तरीके से हो सकते हैं, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 होगा या 3 मार्क्स वाले में क्वेश्चन नंबर 1 होगा। तो कंफ्यूज नहीं करना, आंसर्स भी वहां पे अवेलेबल हैं, प्लस सारी चीजें ऑलरेडी मैं समझा ही चुका हूं। और एटलीस्ट आपको कम से कम जो अभी तक अवेलेबल हो रहे हैं, हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, मोर देन 15 पीवाईक्यू से ज्यादा आप लोगों को एग्जाम एंड तक मिल जाएंगे। अभी किसी में 3 है, किसी में 6 है, किसी में 5 अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो हमने देखा है लगभग आप लोगों को मोर देन 15 पीवाईक्यू, यानी कि इस पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन ही केवल जो डिस्कस करता हूं, यही केवल आप लगाओगे अच्छे से, तो मान के चलिए आपका 95% से ऊपर का स्कोर जाने वाला है। अच्छे से करके जाइएगा इन क्वेश्चंस को इसके इर्द गिर्द। अभी जो आपके नॉर्मल सेशनल एग्जाम भी होंगे वो भी इसी के इर्द गिर्द रहने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए। तो देखो चैप्टर नंबर 1 कुछ बहुत ज्यादा विशेष नहीं है, खास नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन जो आते हैं वो डायरेक्ट आ रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो हम लोगों ने पढ़ा ना हो। जैसे कि डिफाइन द टर्म एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये आपका जो देखो जहां पर सिंपल पीवाईक्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल बोला कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी को डिफाइन कर दो। अब अगर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने जा रहे हो, सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अगर आपको उसकी बेसिक डेफिनेशन नहीं पता है तो बेटा इसको फिर सिर्फ मूर्खता कह सकते हैं। तो एटलीस्ट जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उसकी एक बेसिक डेफिनेशन अगर आपको पता है, ठीक है। और अगर आप लोग मेरा लेक्चर देखोगे पुराना वाला, उसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि सारे टर्म्स अगर आपको क्लियर हैं और डेफिनेशन अगर आपको आती हैं, तो डेफिनेशन से आप कम से कम 15+ मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं फाइनल एग्जाम में। तो डेफिनेशन मस्ट है, डेफिनेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा उसको रट लो, समझ लो, अपनी लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए। डेफिनेशन आपको 15 से ज्यादा मार्क्स दिलवाएंगी। डेफिनेशंस के ऊपर कई बार डायरेक्ट एमसीक्यू भी आती हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, डिफाइन द टर्म एनाटॉमी फिजियोलॉजी। यहां मैं आंसर लेके नहीं आया हूं, केवल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या आ रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है डिफाइन न्यूरोफिजियोलॉजी। इस टर्म को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, न्यूरो जो हमारा नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी वर्किंग के ऊपर जो बात होती है, उसे न्यूरोफिजियोलॉजी कहते हैं। एक ये क्वेश्चन आया है 3 नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो पहले वाले चैप्टर से स्कोप आ रहे हैं, और यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, तो आप कह सकते हो कि कोई भी एक टर्म, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, न्यूरोफिजियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, जितनी टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस करी हैं, उन टर्म्स को लेकर के 1 मार्क्स क्वेश्चन, टर्म्स को लेकर के 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो टर्म्स आपको आनी चाहिए। अभी तक लगभग ये पूछी गई है। कुछ और स्टेट्स के जो मेरे पास जो पेपर्स अवेलेबल हैं, मेरे पास पूरे सारे स्टेट के अवेलेबल नहीं है। मैक्सिमम आई थिंक मेरे पास 8 से 10 स्टेट के हैं पेपर्स। ठीक है, उनमें से जो निकाला हुआ है उसका ये निष्कर्ष है। आप लोग जो पीवाईक्यू वाले फोल्डर देखोगे वहां पर आपको ओरिजिनल पेपर भी मिलेगा। ठीक है, चलिए
तो टर्म आ गया 1 मार्क्स के लिए। बाद बाकी एक ये क्वेश्चन आ जाता है आपका, जो यही बनता भी है, जो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन यहां से बनते नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है, फिर से एक चीज बता दूं मैं, ये जो पीवाई को डिस्कशन कर रहा हूं, इसका मतलब ये है पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जो यहां पर क्वेश्चन आ गए हैं उसको एक्स्ट्रा फोकस देके पढ़ना है और समझना है अच्छे स्कोर के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में कुछ खास नहीं था। अब देखो सेकंड चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड उसके जो कंपोनेंट्स और उसके फंक्शन। यहां से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मैं बोल रहा था कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादातर आ रहे हैं यहां से। डैश इज द पॉपुलरली नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पावर हाउस ऑफ द सेल मैंने बताया था, पावर हाउस ऑफ द सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो पावर हाउस अपना कौन होता है, सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये पावर क्रिएट करता है, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। ओके, देन डैश इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। अब इससे सिंपल सवाल कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्लास कह सकते हो, आई थिंक सेल जो है हम लोग क्लास 7th या 8th में फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, हो सकता है कुछ लोगों ने 6th क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। तो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या है हमारे पास बॉडी में, सेल, ठीक है। इससे चीज छोटी चीज कोई हो नहीं सकती, मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता। सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, मैं फिर बता दूं, मैं आप ठीक ठाक पढ़ के जाएंगे, सिंपल क्वेश्चंस आपको कम से कम 40 से 50% सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आर साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, याद आया, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। साइटोस्केलेटल में 3 कैटेगरी थी, याद आ रहा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट। क्या होते हैं ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, उसकी आप डिफाइन कर दोगे कि भाई ये स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, पूरा फ्रेमवर्क बना के रखते हैं, ठीक है, जालनुमा रहते हैं, प्लस इसकी 3 टाइप्स होती हैं। बस इतना लिख करके खत्म, पूरा 1 नंबर हो गया आपका। साइटोस्केलेटल, सेल का स्केलेटल, उसके तीनों के नाम दे दोगे आप। क्लियर है। व्हाट आर लाइसोसोम, तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है आपको कि यहां पर 1 मार्क्स क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स का दूसरा नाम क्या होता है, याद आ रहा है, सुसाइड बैग कहते हैं इसे हम लोग, सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं इसके अंदर, सेल का कचरा वचरा खा जाते हैं, या माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उनको खा जाके खत्म करते हैं ये, ठीक है। राइट द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। अब देखो जो लाइसोसोम के फंक्शन पढ़े हम लोगों ने, ये कितने नंबर का है, 1 मार्क्स का है। अगर अब आप यहां पर किसी बच्चे को मान लो बहुत अच्छे से फंक्शंस याद हैं, 8, 10, 6, 7 फंक्शन याद हैं, तो अगर वो यहां पे 6, 7 पॉइंट दे रहा है तो कोई भी मतलब नहीं है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कितना देना है, 2 पॉइंट देने हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, सेल के अंदर जो भी उसका वेस्ट मटेरियल होता है, टूटे फूटे सेल्स के पार्ट्स होते हैं, उनको खा पी के अलग करता है। दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म, जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह होता है उससे हम लोगों को बचाता है, उनको खा के खत्म कर देता है। तो ये समझ रहे हो, तो यानी कि आपको क्या करना है, पढ़ना, जितने भी स्ट्रक्चर थे सबका 1 और मिनिमम 2 फंक्शन सबके याद कीजिए, ओके। अब हाउ मेनी क्रोमोसोम्स पेयर आर फाउंड इन ह्यूमन सेल्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबसे सिंपल भी है और कुछ लोगों को शायद हो सकता है दिक्कत हो, ठीक है। क्रोमोसोम के पेयर कितने होते हैं, जब हम लोग जब डीएनए सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम बनाता है, तो हम सबको पता है टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46, तो पेयर कितने हो जाएंगे, 23 पेयर है, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड राइट फंक्शंस ऑफ इट्स कंपोनेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहेगा। जो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, देखो 2 पार्ट है क्वेश्चन के, क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना 2 पार्ट्स में आते हैं जो लंबे क्वेश्चन होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल ये आपको देगा 2 मार्क्स, ठीक है, और फंक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट। अब उसके कंपोनेंट यहां पे कम से कम आपको, क्योंकि बचा हुआ पार्ट कितना है हमारे पास, 3 मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स के हिसाब से यहां पर आपको कम से कम उसके 6 कंपोनेंट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जाई बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ भी 6 कंपोनेंट कम से कम मेंशन करोगे, और सबका
कम से कम एक एक मेन फंक्शन आपको यहां पे लिखना है। लिखने का तरीका बता जा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहां पे डायरेक्ट ड्रॉ बोला है तो आप डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फंक्शन के लिए क्वेश्चन सवाल आता है कि सर सारे 8-10 जो हैं सबके लिखे, नहीं, कम से कम 6। टाइम है तो सबके लिख दो। करना क्या, माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन, राइबोसोम फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, पावर जनरेट करता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। लिख दो एक लाइन में, खत्म कहानी। बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं। अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक और चीज बता दूं मैं, आप लोगों के दिमाग में अगर सवाल आता है सर क्या पेज 5 नंबर पेज भरना ही नहीं है, सेल का डायग्राम आधे पेज में और ये 6.0 तो 6 लाइन में खत्म। पेज भरने की यहाँ कोई बात ही नहीं है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने पढ़ाते वक्त भी कहा था माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो उसका स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो 2-4 जो भी हैं उसमें मैंने डिटेल में लिखे हुए हैं, ठीक है, नोट्स के अंदर। और स्ट्रक्चर, वो डबल लेयर जो स्ट्रक्चर था वो आपको एक्सप्लेन भी करना है, डिस्क्राइब करना है, और यहाँ पर आप ड्रॉ भी करेंगे। ड्रॉ लिखा नहीं है बट आप ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद ही डिस्क्राइब करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसा रहेगा, जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें जब आप आंसर लिखोगे, मैं फिर बता दूं, आंसर की शुरुआत मैं हमेशा कहता हूं आप आंसर की शुरुआत डेफिनेशन से करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, नहीं देना चाहते हो कोई बात नहीं, बट कोशिश करें कोई भी क्वेश्चन है तो उसके 5 मार्क्स में उसके आंसर्स की शुरुआत आप डेफिनेशन से करें। डेफिनेशन कर दिया, देन उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद फिर उसको डिस्क्राइब करेंगे। देखो जब आप इस तरह से लिखते हैं, लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं, टीचर आपका आधा नंबर भी नहीं काट सकता है, ध्यान रखना। अच्छा स्कोर कैसे आएगा, फिर आप फंक्शन। अब देखो ये डेफिनेशन अगर आप लिखते हैं, नहीं भी लिखते कोई बात नहीं, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रक्चर, ये जो डिस्क्राइब करेंगे क्या स्ट्रक्चर को, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर और फंक्शन 2 पार्ट हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों मिलके आप लोगों के कम से कम 2.5 मार्क्स, और जो फंक्शन आप आगे लिखोगे वो आपको 2.5 नंबर, ठीक है। तो मैं फिर बता दूं, अगर मान लो बाय द वे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि स्ट्रक्चर भूल गए हैं, फंक्शन याद है, तो लिख के जरूर आइए, डेफिनेशन लिख दीजिए और फंक्शन लिख दीजिए। आपको कम से कम डेफिनेशन फंक्शन लिख के आएंगे, 3 नंबर तब भी मिल जाएंगे। 5 नंबर की क्वेश्चन की एक खासियत है, पार्ट्स में आते हैं, ठीक है। पार्ट्स में आने से फायदा यह है कि पूरा क्वेश्चन कभी भी आपका रुकेगा नहीं, आप उसको कर ले जाओगे, ठीक है। चलें आगे। तो ये अपना चैप्टर नंबर 2, बात समझ में आ रही है कैसे करना है। देन टिश्यू, ठीक है। अब टिश्यू से भी हमारे अगेन वही वाली बात जो मैंने बताई कि एमसीक्यू बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एमसीक्यू में क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, पहले का अच्छा आंसर बताइए आप लोग, देखें जरा याद है कि नहीं है। टेंडन जॉइंट्स, आंसर बताओ जरा, पहले वाले का आंसर बताएं। टेंडन जॉइंट्स, टेंडन किसको जोड़ता है, पहले वाले का आंसर बताओ। इसको करवाया भी था क्लास में, जो टेस्ट लिया था मैंने, मतलब जो एमसीक्यू एक्सप्लेन कर रहा था। पहले वाले का आंसर फटाफट, ठीक है, गुड, याद है, मसल टू बोन, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि MTB है ना, जो अपनी म्यूजिक टेलीविजन अपना चैनल होता है, उससे याद कर लेंगे MTB, मसल टू बोन, ठीक है। मसल टू बोन तो उसमें T आ जाता है, T का मतलब टेंडन हो गया। और LLB से याद रखोगे BLB, ठीक है। LLB से क्या याद रखोगे, BLB। LLB अपना कोर्स जो होता है वकालत वाला, उसमें क्या हो जाएगा, बोन टू बोन, यानी कि बोन लिगामेंट बोन आ जाएगा, यानी कि लिगामेंट जोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर नेम एनी टू कार्टिलेज, कार्टिलेज को कोई भी 2 नाम दे दोगे, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, जो भी मन में आपको याद है। अब जिसको याद नहीं है क्वेश्चन चला जाएगा उसका। कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि क्लास में नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। अब जो देखो पुराने वाले जो वो हैं लेक्चर्स, यानी कि ओल्ड, अभी हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों कंबाइन चल रहा है, ये बिल्कुल थोड़ा सा एक्सप्लेन में और टू द पॉइंट चीजें चल रही हैं। पहले वाले में जो पुराने लेक्चर्स हैं जिसमें सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाता था, वो थोड़े से क्या डिटेल हैं, उसमें भी सब कुछ मिलेगा लेकिन थोड़े से डिटेल है, वो बस इतना अंतर आता है। नाउ
नेम एनी टू कार्टिलेज डिफाइन टिश्यू। टिश्यू को डिफाइन करना बड़ा आसान है। अब ये अगर सवाल आप लोग ना कर पाओ तो फिर दिक्कत है भाई, टिश्यू बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आपके बचपन वाली डेफिनेशन भी लिख के आ जाओगे, काम कर जाएगा। ठीक है, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। अब इसका चार्ट बनवाया था मैंने बकायदा एपिथेलियल टिश्यूज के, वो चार्ट आप यहां पर ड्रॉ कर दोगे। एक्सप्लेन नहीं कर रहा, एक्सप्लेन करूंगा तो फिर ये बहुत लंबा है कि क्वेश्चन को कोई फायदा नहीं एक्सप्लेन करने का। जो चीज समझाई है उसको समझो। यहां पर केवल एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बात कर रहा है, तो आप चार्ट बना के उसके सब टाइप्स, चार्ट में टाइप्स और सब टाइप्स लिख के मेंशन कर दोगे बस। ठीक है, टाइप्स एंड सब टाइप्स। ठीक है, उस चार्ट यहां पे आपका काम करेगा। राइट फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब फंक्शंस देखो यहां पे कॉमन बोल दिया, सबके अलग अलग नहीं, लास्ट में जो मैंने एक साथ सबके फंक्शन लिख के मेंशन किए थे यहां पे वो लिखोगे आप। ठीक है, ये 3 नंबर में होगा तो कम से कम यहां पर आप 6 पॉइंट देंगे, तो इसीलिए मैंने कहा कम से कम 6 पॉइंट पक्का याद कीजिए। राइट, अच्छा इस क्वेश्चन की एक और खासियत, यहां पर राइट द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जब ये क्वेश्चन इस टाइप से आएगा तो आप डायरेक्ट फंक्शन मत लिखिए। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप डिफाइन करिए कि भाई एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। एपिथेलियल टिश्यू उसको डिफाइन कर देंगे, फिर उसके आप फंक्शन दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट दे दीजिए, खत्म। पेज भरने वाले कॉन्सेप्ट से फिर कह रहा हूं बच्चों के कॉल अब नहीं आने चाहिए। पेज भरने से मतलब नहीं है, आंसर्स टू द पॉइंट होने चाहिए। आरआरबी फार्म बेटा देखना पड़ेगा इसका, आरआरबी फार्मासिस्ट में डी फार्म एलिजिबल है कि नहीं है। उसका जो प्रोस्पेक्टस होगा वो मेरे को सेंड कर दो जरा। वैसे फार्मासिस्ट के लिए तो डी फार्म एलिजिबल होते हैं हर जगह। ठीक है, जो नया अपना वो आया है, फार्मासिस्ट की शुरुआत ही डी फार्मा से हो रही है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा दीनबंधु बता रहे हैं कि है, इसका मतलब होगा। उसके बावजूद भी ठीक है, मनदीप तुमने सही से देखा नहीं होगा, उसका प्रोस्पेक्टस मेरे को सेंड कर देना। ठीक है, मैं उसको पढ़ करके कहाँ मार्क करके सेंड कर दूंगा कि एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तुम बता रहे हो नहीं है, लेकिन दूसरा बच्चा बता रहा है, दीनबंधु बता रहे हैं कि है, इसका मतलब अब कंट्रोवर्सी है। ठीक है, या तो मेरे को भेज देना, नया नोटिफिकेशन आया सेंड करना मेरे को, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी फार्मासिस्ट के एग्जाम को लेकर के इस बार वालों में मैं करवा नहीं रहा हूं, तो फोकस नहीं कर रहा ज्यादा, तो उसका मेरे को अभी आइडिया नहीं लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर से फार्मासिस्ट के सारे एग्जाम एक तरफ से उनकी प्रिपरेशन कराएंगे, तब उसके सबके जवाब एकदम तुमको मिला करेंगे। फिलहाल अभी उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, तो उसका प्रोस्पेक्टस भेज देना मेरे को, जो भी नोटिफिकेशन आया मैं चेक करके तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। अब फिलहाल क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को करने का तरीका। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मैंने एक्सप्लेन किया था, यहां पे भी कर रहा हूं, फिर कह रहा हूं डेफिनेशन मस्ट है। वहां पे मैंने कहा था बिना डेफिनेशन के किसी चीज को नहीं पढ़ेंगे, ना किसी चीज को लिखेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। सेम ही क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। मैंने यहाँ मार्किंग नहीं कर रखी है, जो आप देखोगे ना PYQ1, वो आप जब पेपर खोलोगे वहां आपको दिख जाएगा 5 मार्क्स में कि 3 मार्क्स में। अब वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज की बात कर रहा है, वही चार्ट बनाओगे आप, वहां से आपको याद रहेगा, टिश्यूज लिखते जाओगे। क्या क्या बताया था उसका, स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन, एक एक देते चले जाओगे। याद आ रहा है? तो देखो ये कितना सिंपल हो जाएगा एक्सप्लेन करना। ठीक है, सारे टिश्यूज और उसका स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन, केवल वो चार्ट याद रखना है। तो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो अगर आपको डायरेक्ट पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, पूरा लिख पाओगे आराम से। और पूरा डिटेल में इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि MCQ कई बार आता है अंदर से। देखते हैं आगे। अब डिफाइन मस्कुलर टिश्यूज, सिंपल है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन नॉन स्ट्राइटेड मसल। देखो डेफिनेशन आपकी 1 नंबर की होगी और शॉर्ट नोट ऑन नॉन स्ट्राइटेड ये आपका 2 मार्क्स का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो सिंपल था। अब यहां पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डेफिनेशन दे दी इसकी। अगर किसी को नॉन स्ट्राइटेड अलग से याद नहीं है, डिफरेंस याद होगा स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड वाला, स्ट्राइटेड वर्सेस नॉन स्ट्राइटेड का डिफरेंस करवाया था मैंने।
तो नॉन स्टैट के जो डिफरेंस के जो पॉइंट थे ना 3 4 5 6, केवल वो पॉइंट में लिख के आ जाएंगे तब भी काम कर जाएगा। बाद बाकी इसमें लिखना क्या है, इसका शेप वेप के बारे में लिखेंगे, वही स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन, 3 चीजें देनी है, खेल खत्म। ठीक है मनदीप, नोटिफिकेशन ग्रुप में डाल दो, उसको मैं चेक करके बताता हूं फिर। चलिए आगे देखें। ओके, ये ज्यादा नहीं थे क्वेश्चन। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हैं, छोटे चैप्टर हैं। जो ज्यादा बड़े चैप्टर्स हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो अभी अपना सबसे पहले आएगा, चैप्टर नंबर 5 हीमोपोएटिक सिस्टम, यानी कि हमारा ब्लड वाला। ठीक है, इसके बाद हड्डियों वाला है, वो भी ज्यादा खास चैप्टर नहीं है। 5th चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से डायरेक्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल ये 3 चैप्टर जो स्टार्टिंग के पढ़े हैं, छोटे चैप्टर हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं, लेकिन हाँ इन 3 चैप्टर से मिला के आपका कम से कम मान के चलो 10 से 12 नंबर कवर हो गया। ये यहां तक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो 10 से 12 नंबर आपका कवर अप हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके जो एमसीक्यू है, देखो एमसीक्यू को मैं कोशिश करूंगा या तो एमसीक्यू के लिए। अच्छा एक चीज ये बताओ, एमसीक्यू की शाम की क्लास में एमसीक्यू लेने से होता क्या है कि शाम की क्लास थोड़ी सी क्या है, मेरे को लग रहा है डिले हो रही है। तो एमसीक्यू मैं क्या करूंगा, मेरे को एक टाइम बताओ। जैसे एमसीक्यू मैं रेडी कर लिया करूंगा, 1 से 2 दिन के अंदर मेरे रेडी हो जाएंगे। तो उसके लिए एक क्लास अलग से शाम की क्लास में अपनी नॉर्मल क्लास चलती रहेगी। उसके अलावा एमसीक्यू जो हम डिस्कस करूंगा, उसके लिए क्लास की टाइमिंग क्या बेटर रहेगी वो मुझको आप लोग सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि अगर मॉर्निंग में एक क्लास रखी जाए 6 बजे के आसपास, सिर्फ सजेशन है ये, अभी ये नहीं कह रहा कि ऐसे रखूंगा ही मैं, और ये नहीं रोज नहीं होगी ये, खासकर इसमें वही है एमसीक्यू है, या कभी क्या होगा कोई चीज एक्स्ट्रा डिस्कस करनी है, जिससे कि शाम की क्लास हमारी लगातार चलती रहेगी। क्योंकि एमसीक्यू में देखो थोड़ा सा क्या होता है, सेटिंग वगैरह करनी है, हिंदी भी इस बार इन्वॉल्व कर रहा हूं तो टाइम लग जाता है, तो उसके चक्कर में कई बार क्या होता है रेडी नहीं हो पाता है, तो फिर वो क्लास को ऑफ करना पड़ जाता है। तो शाम की क्लास हमारी ऑफ नहीं हुआ करेगी फिर। ठीक है, शाम की जो रेगुलर क्लास चलती रहेंगी, एमसीक्यू हमारी रेडी होते ही हम लोग उसको क्या कर लिया करेंगे, डिस्कस कर लिया करेंगे। मॉर्निंग का टाइम आप लोगों को सूट करेगा कि नहीं करेगा, मुझको व्हाट्सएप ग्रुप पे या ऐप पर कमेंट जरूर दे कर बना। ठीक है, जिससे कि मैं क्लास की टाइमिंग सेट कर सकूंगा दूसरी वाली क्लास की। ये क्लास शाम की चलती रहेगी एज इट इज। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके, चलिए क्लास की टाइमिंग के लिए बताइएगा मेरे को दूसरी क्लास की टाइमिंग जो है, और उसके बाद कल हम लोग अपना ये एचएपी फाउंडेशनल केमिस्ट्री, कल कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। नोट्स बेटा मैं आज कोशिश करता हूँ, नोट्स का असल में थोड़ा सा उस दिन काम करने को था, लेकिन एक जगह थोड़ा सा बिजी हो गया था, चला गया था मैं, तो नोट्स रह गए। नोट्स में कोशिश करूंगा आज शाम में, और कल तक अपडेट कर दूंगा मैं उसको। ठीक है ना? ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।